लोगों के साथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 11.2 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को मैंने रूप से 4-5 फॉर्मूले का डिस्कशन किए थे। मुश्किल से 5 फॉर्मूले का डिस्कशन किए थे। मैं उस फॉर्मूले को एक बार रिवीजन करते हुए फिर से मैं आप लोगों को अपने एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलता हूँ। उसमें ने पहला जो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था, मैंने प्रूफ भी किया था। उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जांपल्स का भी मैंने डिस्कशन किया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला जो था कि मेरा टॉपिक का नाम जो मेरा लाइन है, उसमें मुझे स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में मुझे पहला थ्योरम जो था वो था पढ़ने वाला इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू ए लाइन। तो अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है और किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो उसी में मैंने बताया था इफ ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू दैट लाइन having direction ratios a1 b1 c1, then equation of that is if a line segment having direction ratio a1 b1 c1 b vector b and that point a whose position vector from with respect to origin will be oa, that means मैंने फाइनली फॉर्मूला बताया था कि ए इन वेक्टर फॉर्म है कि वेक्टर आर बराबर जो मेरा होगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर बी होगा, जहां ए मेरा हुआ जिस पॉइंट से वो पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर बी जो हो गया जिसका डायरेक्शन कोसाइन जिसके पैरेलल में वो दिया हुआ है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था उसी में आपको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लेकर चलूं तो उसके लिए मैंने इक्वेशन फार्मूला प्रूफ करके बताया था कि इन कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विल बी x - x1 upon a1 is equal to y - y1 upon b1 is equal to c z1 upon c1। फिर इस सारे फॉर्मूले को प्रूफ करने के बाद मैंने आप लोगों को डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से अगर पास करें तो उसके लिए अगर एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन मेरा वेक्टर ए है, और विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन अगर मैं बात करूं तो उसका वेक्टर बी हो, और अगर वो लाइन सेगमेंट पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास करता हो तो उसका जो आपका इक्वेशन होता है वो वेक्टर आर बराबर ए प्लस वेक्टर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए होता है। दूसरा फॉर्मूला मैंने ये पढ़ाया था। उसके बाद मैंने तीसरा फॉर्मूला जो पढ़ाया था वो आपको एंगल से रिलेटेड था कि अगर कोई लाइन अच्छा इसी में मैंने आपको वो कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ाया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2, in that case equation of line will be x - x1 upon x2 - x1 is equal to y - y1 upon y2 - y1 is equal to z - z1 upon z2 - z1। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस इफ देयर आर 2 लाइंस व्हिच पासेस थ्रू ऑरिजिन and having direction ratio a1 b1 c1 and a2 b2 c2, in that case angle between them can be expressed in terms of cos theta is equal to a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 divided upon under root a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर into under root a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इन दैट केस थीटा बराबर cos इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आप sin थीटा का भी मैंने आपको इसमें एक्सप्रेशन लिखा दिया था। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये परपेंडिकुलर होगी और किस केस में ये पैरेलल होगी, तो पैरेलल के केस में मैंने बताया था कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होगी। दैट मींस डायरेक्शन रेशियो जो होगी दोनों लाइन की वो प्रोपोर्शनल होगी। और मैंने आपको जो परपेंडिकुलर के केस में बताया था तो उसमें बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ कोरिस्पोंडिंग या रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स i कैप j कैप k कैप विल बी माने प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी देयर सम विल बी 0। तो उसका सम जो होता है वो आपको 0 के बराबर आ जाएगी। मतलब a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 बराबर 0। ये परपेंडिकुलर का केस आ जाता है। और फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसी में कि अगर आपको 2 लाइन दे दे, जैसे वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 और दूसरा लाइन दे दिया वेक्टर a2 प्लस वेक्टर लैम्डा टाइम्स वेक्टर b2, तो उस केस में अगर दोनों के बीच का मुझे एंगल फाइंड करना है तो मैंने बता दिया वो a1 और a2 से पास करता है, दोनों अलग अलग लाइन है। बट अगर एंगल की बात करूं तो किस पॉइंट से पास करता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है फॉर्मूले में। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं कि वो जो पैरेलल जिस लाइन के पैरेलल उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर दूंगा तो इसका एंगल निकल जाएगा। तो उसके लिए मैंने वेक्टर b डॉट वेक्टर b2 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बराबर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 इनटू cos थीटा, और यहां से हम लोग cos थीटा को निकाल लेते हैं।
ये फॉर्मूले के बाद फिर मैंने आपको ये डॉट प्रोडक्ट के जो फॉर्मूले थे, इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था शॉर्टेस्ट बिटवीन टू एसक्यू लाइन्स, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा इसका मैंने आपको ये फॉर्मूला भी एक प्रूव करके बताया था इन कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो उसमें भी आप देखे थे कि जो आया था a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड मैंने cos थीटा का वैल्यू निकाला था, तो ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। फिर मैंने आपको फाइनल एक्सप्रेशन एक दूसरा दिया था, वो दिया था एंगल बिटवीन, सॉरी एंगल कर रहा हूं। उसके बाद मैंने बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन्स। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन मुझे दे दिया जाता है इन ए प्लेन, एक ही प्लेन में, तो लाइन की कंडीशन अगर मान ली कि मोर देन टू लाइन या टू लाइन दे दे एटलीस्ट, तो टू लाइन की क्या कंडीशन हो सकती है, जिसको हम लोग कोप्लेनर बोलते हैं। कोप्लेनर की बात करते हैं तो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि वो एक ही प्लेन में लाई करता है, और एक प्लेन में अगर आप दो लाइन को स्केच करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इन दैट केस या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा, यही दो चीज आ सकती है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं उस दो लाइन की, बट इसके अलावा भी इसकी कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई लाइन ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जो, चाहे किसी केस में क्या ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट कर सकता है जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग हो, नॉन पैरेलल हो, ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो? तो आपको लगता होगा कि ऐसा कौन सा लाइन हो सकता है, बट ऐसी लाइन की पॉसिबिलिटी है अगर हम नॉन कोप्लेनर प्लेन में चले। नॉन कोप्लेनर प्लेन का मतलब अगर एक लाइन एक प्लेन में दूसरा में किसी दूसरे प्लेन में हो, तो उस केस में उस दो लाइन की अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ना ही वो इंटरसेक्टिंग होगा ना ही वो पैरेलल होगा। और उस केस में मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है, अगर मैं उस दो लाइन की बात करूं तो उसको मैं एसक्यू लाइन बोलता हूं, और उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी होती है। तो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, वो जो उसका फॉर्मूला आता है, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे। उसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई लाइन वेक्टर आर, मान ली कि कोई एक लाइन जो वेक्टर a1 से पास करता है और b1 के पैरेलल है, और a2 से पास करता है b2 के पैरेलल है, तो इस केस में अगर मुझे दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला प्रूफ करके आप लोगों को बताया था कि वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्रॉस वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। फिर उसके बाद मैंने उसमें आपको एक क्या कहते हैं कि उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन था, उसके लिए मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया था कि वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ये मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। और उसके बाद मैंने एक बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस व्हिच इज कोप्लेनर। अगर वो कोप्लेनर लाइन है तो उसके केस में बोला था कि अगर कोई वेक्टर आ रहा है और वो वेक्टर a1 से पास करता है और b के पैरेलल है, a1 से पास करता है b के पैरेलल है, और कोई वही एक दूसरा वेक्टर है जो a2 से पास करता है वो भी b के पैरेलल है, तो उस केस में दोनों के बीच मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नीट्यूड वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था, और इसी चीज के टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको अभी एग्जांपल्स का डिस्कशन, सॉरी एक्सरसाइज 11.2 का डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको मैंने इससे रिलेटेड सारे कंसेप्चुअल मैटर प्रूफ करके बता दिया। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चंस को बनाए, तो दो तरह से मैं आपको बता सकता हूं। एक तो आपको विथ फिगर हर क्वेश्चंस का फिगर बनाएंगे, हर क्वेश्चन फिगर से हम लोग समझेंगे। दूसरी बात आती है कि अगर आप फिगर से बनाना नहीं पसंद करते तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करें। आप पहले तो फॉर्मूला का मीनिंग समझे कि कौन सा फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लीजिए रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि ये मेरी अपनी टेक्निक से समझाने की, अगर कोई इक्वेशन दे दिया x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1, in that case what does represent this equation? तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ओनली इट इज ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू x1 y1 z1 have and parallel to that line having direction ratio a1 b1 c1। तो हम लोगों के लिए यही चीज जो है इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मैं आपको इक्वेशन पढ़ाया हूं उसका मीनिंग समझे कि इसका मीनिंग क्या है। और अगर आप एक बार मेरे समझे तो उसके बगल में आप लिख ले कि इस इक्वेशन का मतलब ये होता है। अगर इस चीज को समझ लेते तो प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन में नहीं होगी। और मैंने स्पेशल केस में जो ऑब्जेक्टिव का फॉर्म लिखा था, वो परपेंडिकुलर का केस, पैरेलल का केस, उसको आप ध्यान से रखेंगे क्योंकि आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव में वही क्वेश्चन पूछता है।
उसके बाद फिर मैं जो इक्वेशन बताया, जैसे कि मान लीजिए आपको एक इक्वेशन बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट था उसके लिए मैंने जब अगर कार्टेशियन फॉर्म में चलता हूं तो x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। व्हाट डज रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन? तो सिंपली हम लोग यहां से बोल सकते हैं ना, इट इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 2 points A and B having coordinates या having position vector with respect to origin x1 I cap y1 j cap z1 k cap and x2 I cap y2 j cap and z2 k cap। ये मेरा जो है पूरा का पूरा इसका समरी हो गया। अब अगर हम लोगों ने यहां तक समझ लिया तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते। क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाले नहीं है, एकदम ओनली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप और डिटेल में डिस्कस करोगे तो फायदा करेगी फिगर के साथ बनाने का। चलिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 11.2 का एक्सरसाइज 11.2 का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने के लिए चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के साथ क्या है वो ध्यान से देखेंगे। करा सो दैट द थ्री लाइंस व्हिच डायरेक्शन इज 12 13 12 upon 13 minus 3 upon 13 4 upon 30। तो ये जो है डायरेक्शन क्या है, कोसाइन है किसी लाइन का। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। एक लाइन का जो डायरेक्शन क्वेश्चन है वो 12/13 -3/13 4/13। ये मेरा जो है वो डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ ए लाइन है। ठीक, ए लाइन मान लिया कि ए लाइन मेरा ए बी है। ठीक, ये आ गया। अब मैं लेता हूं डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ ए लाइन पी क्यू। अगर मैं डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ लाइन पी क्यू की बात करूं, मान लिया मैंने, यहां पे लिख सकते हैं लेट ये दिया हुआ आपका 4/13, एक दिया हुआ 12/13 और फिर इसी में दिया 3/13। फिर तीसरा दिया हुआ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ए बी पी क्यू आ गया। अब इसके बाद आता है एक्स वाई। ये जो आपका दिया हुआ मान लिया मैंने 3/13 -4/13 12/13। और इस क्वेश्चन में बोला कि प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों का तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि एंगल बिटवीन टू लाइंस में मैंने क्या बताया था कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर that having directions cosines L1 L2 L1 M1 N1 and L2 M2 N2। in that case cos theta will be always 0। that implies that L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 बराबर 0। ये मैंने पढ़ाया था। तो अगर मैं इसको L1 M1 N1 मानू, इसको L2 M2 N2 मानू, तो यहां से एक लाइन में पहले लिख लेता हूं AB is perpendicular to PQ if अगर मैं इसको L1 M1 N1 मानो, L2 M2 N2 मानो, तो इस दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कहने का मतलब रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट जो होने चाहिए, सम ऑफ रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट जो आपका कहने का मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए, उसका 0 होना चाहिए। मतलब 12/13 into 4/13 यहाँ पे पहला है इफ 12/13 अपॉन 4/13 प्लस -3/13 into 12/13 प्लस 4/13 into 3/13। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो आप यहां से जानते हैं कि 12 क्या होगा 48/13। मैं डायरेक्ट लिखना पसंद करता हूं 48, फिर आपका -36 प्लस 12 डिवाइडेड बाई आपका क्या है 30 है। अगर आप लोगों ने यहां तक सीख लिया तो देखिए इसका अगर मैं इसमें कहता है सो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो है आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहां से जब इसका L1 into L2 M1 into M2 प्लस N1 into N2 का जो प्रोडक्ट किया, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है ध्यान से देखिए। ठीक, यहां से जो मुझे मिला है, एक मिनट, कहीं पे कोई मिस्टेक तो हम लोगों ने नहीं किया। सो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस 12/13 -3/13 चलते 12। इसमें लगता है मैंने कहीं मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा 4 × 12 और 12 × 36
ये तो ठीक है, इसमें कहीं मिस्टेक है। मुझे लग रहा है कि अगर ये 36 होता नेगेटिव में तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस केस में फिर बच्चों 48 ये नेगेटिव होना ही चाहिए, तभी होगा। ये आपका जो होना चाहिए क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ करना था कि परपेंडिकुलर की बात बोल रहा था ना, तो यहाँ पे क्या था कि ये जो आपका था ना नेगेटिव था। देखिए नेगेटिव होगा तभी ये होगा। अब देखिए अगर हम लोगों ने यहां से किया तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। अगर ये नेगेटिव आ जाएगी तो ये ऊपर में 0/13 दैट विल बी 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का सम ऑफ रिस्पेक्टिव, इसका जो डायरेक्शन क्वेश्चन का प्रोडक्ट का सम है ये आपका क्या है 0। सो ए बी इज परपेंडिकुलर टू क्या आ गया, PQ आ गया। फिर नेक्स्ट आता है PQ एंड XY के बारे में। तो मैं कह सकता हूं PQ इज परपेंडिकुलर टू XY। अगर PQ XY के परपेंडिकुलर है तो इस केस में क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए 4/13 इंटू 3/13 4/13। अच्छा ये आपका 13 का 13 नहीं लिखा गया, 13 इंटू 13 कोई दिक्कत नहीं है, 4/13। और फिर आपका ये क्या है, इसका जो इससे प्रोडक्ट होगा तो 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। अगर मैं इसका सम करूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर वही कहानी आ जाएगी। ये आपका नेगेटिव, ये 12 3 जा 46 और 12 ये भी आपका आ जाएगा कितना 0 आराम से। आप यहाँ देख रहे हैं सो क्या हो गया, अगर ये इसका प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट जो हो गया आपके रिस्पेक्टिव टर्म्स का, तो यहाँ पे 0 हो गया तो क्या हो जाएगा PQ इज परपेंडिकुलर टू XY। ये चीज भी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद अगर मैं PQ और XY की बात करूंगा तो आप लोगों ने अगर दो लाइन के बारे में सीख लिया तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लाइन के बारे में कर लिया। अब तीसरा केस आता है, अगर मैं AB और XY के बारे में चर्चा करूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं AB परपेंडिकुलर टू XY इफ क्या होगा कि 12/13 इंटू 3/13 12/13 इंटू 3/13 प्लस -3/13 इंटू -4/13 और फिर यहाँ पे आ जाता है क्या -4/13 इंटू 12/13। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 0 है, क्योंकि ये देखिए 36 हो गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया क्या 12 में नेगेटिव हो गया, 36 हो गया और माइनस माइनस से प्लस आ गया, ये आपका नेगेटिव आ गया, तो टोटल का टोटल 0 आ जाएगा। ये भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहां से क्या पता चला, सो AB PQ एंड XY आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या हो गया मेरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ गया। ये जो आपका कंडीशन था ना वो परपेंडिकुलर का, उसी का मैंने यूज कर लिया। चलिए अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिए तो अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलता हूं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, जो कि मैंने आपको स्पेशल केस में पढ़ाया था ना कि 2 लाइंस, अगर उसका एक लाइन L1 है एक दूसरा लाइन L2 है और कैपिटल L1 और L2 जो मेरा लाइन है उसका अगर डायरेक्शन कोसाइन जो हो वो मेरा स्मॉल L1 M1 N1 हो एंड स्मॉल L2 M2 N2 हो, तो इस केस में वो ईच अदर परपेंडिकुलर होगा। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, अगर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, जो कि मैंने आपको प्रूफ करके पिछले वीडियो में बताया था। बट अब मुझे यहाँ पे उसी का एग्जांपल था, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1-2 है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 2 नंबर में बोला सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 - 1 2, कोई लाइन है जो 1 - 1 2 3 - 4 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 एंड 3 5 6। तो देखिए कोई लाइन है, लेट एक पॉइंट ए है जो कि कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 - 1 2 एंड अगर मैं दूसरा पॉइंट मान लिया वो दिया हुआ 3 4 - 2 3 4 - 2। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट अगर मैं सी ले लिया, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 3 2 एंड और मैं यहां से डी का कोऑर्डिनेट ले लिया तो जो मेरा डी का कोऑर्डिनेट है वो आपका 3 5 6 है। क्या 3 5 6। अब मुझे प्रूफ करना है कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD। हम लोग ऐसे प्रूफ करेंगे कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ये चीज हम लोगों को यहाँ पे देखना है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कि AB का पहले अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूं तो वेक्टर AB बराबर मेरे क्या होगा, B माइनस से अगर B में से A को घटाया तो 3 में से 1 गया तो 2i क्या 4 में से अगर -1 को घटाया तो 5j क्या प्लस
फिर -2 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ -4, ठीक है। ये ए बी का आ गया। अगर मैं फिर से आज सी डी निकाला तो सी डी का पोजीशन रखते डी में से सी को घटाएंगे, 3 में से 0 गया तो 3 आई कैप प्लस 5 में से 3 गया तो 2 के कैप 2 जे कैप, फिर आपका 6 में से 2 गया तो 4 के कैप, ये आ गई। अब यहां पे लिखेंगे वेक्टर ए बी विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी डी इफ इसका जो सम ऑफ रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी से मैंने जो लास्ट में प्रूफ करके आपको बताया था 2 into 3 प्लस 5 into 3 5 into 2 प्लस -4 into 4 is equal to 3 to the 6 plus 10 minus 16 is equal to 16 minus 16 is equal to 0. So यहां से मैं बोल सकता हूं वेक्टर ए बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी डी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए। 2 नंबर अगर आप लोगों ने समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिएगा क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 3 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। तो पहले तो एंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया हुआ है ज्यादा करके। थर्ड नंबर देखिएगा, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसा करूं लेट ए का वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट 4 7 8 है एंड अगर मैं बी का ले लिया जो कि फिर आपका दिया हुआ 2 3 4 और दूसरे पार्ट में मैं एक बार चलूंगा तो इस पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 -2 1। अगर मैं सी का ले लिया -1 -2 1 एंड आपका डी जो है वो है आपका 1 to 5। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं देखिएगा ध्यान से। अगर मैं वेक्टर ए बी का यहां पर निकालूं तो बी के पोजीशन में से एक घटेगा तो इसमें से अगर इसको घटाऊं 2 में से 4 गया तो -2 आई कैप प्लस 3 में से 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 जे कैप प्लस 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 के कैप। ये वेक्टर ए बी हो गया। वेक्टर सी डी में अगर निकालेंगे वेक्टर सी डी बराबर अगर बी में से सी को घटाएंगे तो 1 में से -1 घटाएंगे तो 2 आई कैप, 2 में से -2 घटाएंगे तो 4 जे कैप, फिर 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 के कैप। अब ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि वेक्टर ए बी जो है वेक्टर सी डी की क्या है पैरेलल है। तो मैंने पैरेलल की केस में क्या बताया था, अगर दो वेक्टर्स इच अदर पैरेलल है तो उस केस में उसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं इच अदर। तो हम लोग कहेंगे वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इफ -2/2 is equal to -4/4 is equal to -4/4 that will be -1. So vector AB is parallel to CD. ये आ गया। या अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं वेक्टर AB is parallel to CD if their direction ratios are proportional to each other. और इसके बाद लिखेंगे सिंस ये कंडीशन है सो इट इज पैरेलल टू सीडी। तो ये मेरा जो है क्वेश्चंस को बनाने के तरीके हो जाते हैं। आप लोग के एग्जाम में ये 2-3 मार्क्स में पूछते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था कि आपको सबसे मोस्ट एक्सरसाइज अगर मैं डिस्कस करूं तो वेक्टर और 3D एंड प्लेन है। इससे इजी कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। इसके बाद आपका उधर एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये सब आप लोगों के लिए काफी इजी होगा एग्जाम के एंगल से। ये आप लोगों के लिए फायदा भी करेगा। आराम से 60% इसके हेल्प से इन सारे टॉपिक्स की हेल्प से बना सकते हो। रिमेन जो 40% बचते वो कैलकुलस का पोर्शन है जिसमें आपका पूरा कैलकुलस जो कि आप देखेंगे लगभग एक से ज्यादा बुक 1.5 बुक के आसपास चले जाता है कैलकुलस को कवर करने में। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप पैसेंस के साथ इन सारे एक्सरसाइज को फॉर्मूले को याद करके रखते हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया। 2 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर मैं चलूं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा 3 नंबर तो मैंने बता दिया। अब मुझे चलना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चला तो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप 2j कैप -2k कैप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देंगे लेट ए लाइन L which passes through L मानो या वेक्टर R मानो which passes through आपका दिया हुआ है 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 इसको मैं अगर मान लिया A है मेरा ये 1 2 3 एंड पैरेलल टू
वेक्टर बी जो कि मेरा दिया हुआ है 3i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, इसके क्या है पैरेलल है। तो मुझे सॉरी प्लस है यहाँ पे और ये आपका माइनस है, माइनस 2k कैप। तो मुझे क्या करना है कि इसका इक्वेशन फाइंड करना है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो मुझे इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो अगर मैं यहां से इक्वेशन फाइंड करूंगा तो वेक्टर r बराबर क्या होगा, आपको मैंने प्रूफ करके बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू वेक्टर a एंड पैरेलल टू वेक्टर b विल बी वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, दैट इंप्लाइज दैट वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, दैट इज इक्वल टू वेक्टर a मेरा क्या है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b जो कि मेरा क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया यहीं पर भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आपका। फिर नेक्स्ट इसी में कहता है सिंपल बोला है, कुछ तो बोला नहीं है कि किस फॉर्म में करना है, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने लिख के ला दिया, तो इसमें हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 5 आता है। 5 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में भी करा है और कार्टेशियन फॉर्म में करा है, तो दोनों फॉर्म में मुझे फाइंड करना है। ठीक, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k। तो हम लोग लिखेंगे लेट वेक्टर r इज ए लाइन which passes या L मान लीजिए L is a line which passes through a point A whose coordinate will be क्वेश्चन नंबर 5 है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो आपका आता है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप which passes through this point and is in direction of I cap plus 2j cap minus k cap and is या पैरेलल भी लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ, and is in direction of b जिसका कि मतलब आप कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर b है इज इक्वल टू I cap plus 2j cap minus k cap, I cap plus 2j cap minus k cap। अब इसका मुझे इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला, तो इसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे से स्पष्ट है कि वेक्टर ए बराबर मेरा ये हो गया जो कि दिया हुआ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। और अगर मैं वेक्टर बी की बात करूं तो यहाँ से मेरा ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये आ गया। अब जो है अगर मैं कोऑर्डिनेट के मामले में बात करूं तो ये मेरा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मेरा मेरा x1 y1 z1 हो जाएगा, और ये जो मेरा है ये वाला आपका क्या हो जाएगा a1 b1 c1 होगा। तो अगर मैं यहाँ से वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ से कर सकता हूँ वेक्टर फॉर्म वेक्टर r दैट विल बी वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b दैट विल बी, यहाँ से अगर मैं नीचे फिर से अगला लिख दूं, चलिए आप लोगों को अगर दिखाई नहीं देती है तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ऊपर वाला सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अगर ऊपर वाला मिटाया तो देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b। सो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a मेरा कितना दिया हुआ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b क्या है i कैप प्लस 2j कैप i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये मेरा हो जाएगा वेक्टर करने का मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, मैंने उस लाइन का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब इन्हें अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं, इन कार्टेशियन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा x1 y1 z1 रिप्रेजेंट 2 माइनस 1 4 एंड अगर मैं इसका बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा a1 b1 c1। तो यहां से भी लिख सकते हैं a1 b1 c1, ये मेरा क्या आ जाएगा 1 2 माइनस 1। सो अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन का डिस्कस करूं तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज विल बी a1 b1 c1 b x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1
तो इन कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं लूं तो x माइनस x1 मेरा क्या है 2 अपॉन a1 मेरा क्या है 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है -4 अपॉन c1 क्या हो गया -4। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया इक्वेशन ऑफ दैट लाइन फाइंड कर दिया। तो बहुत ही इजी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाने में आप लोग को काफी इंटरेस्ट आएगी। यही तो फायदा है इस एक्सरसाइज का कि फॉर्मूला केवल पुट करो और आंसर को गेट करो। चलिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 सीख लिया तो मैं 6 की तरफ चलता हूं। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा 6 नंबर में करा फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पास थ्रू द पॉइंट -2 4 -5। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है व्हिच पास थ्रू द -2 4 -5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि मेरा यहां पे जो लिखेंगे दैट लाइन पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है -2 4 -5 -2 4 -5 इससे वो पास करती है एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय एंड पैरेलल टू ये इसका अगर मैं बात करूं तो इसको मैं ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कर सकता हूं। और पैरेलल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6। एक बात है कि अगर मैं इस सेंटर ये जो लाइन आपका इक्वेशन मिलाकर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं तो लिख सकता हूं x माइनस माइनस 3 अपॉन 3 x माइनस माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z माइनस माइनस 8/6। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू -3 4 एंड -8 बट पैरेलल टू 3 5 एंड 6 कंटेनिंग द कंटेंट लाइन। तो जो लाइन 3 5 6 डायरेक्शन रेशियो को कंटेन करते उसके पैरेलल है ये लाइन जिसका मुझे इक्वेशन फाइंड करना। देखिए तो इस केस में इस पॉइंट से मुझे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे वो पास करती है और पैरेलल इसके है। तो इस पूरे लाइन के पैरेलल का मतलब है कि इस 3 5 6 डायरेक्शन रेशियो वाले लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब मेरा वेक्टर ए अगर ये है तो ये मेरा वेक्टर बी का रोल करेगा, ठीक है, या वेक्टर बी एक वेक्टर बी जो है उसका रोल करेगा। और इसमें पूछ क्या रहा है आप लोगों से, ये क्वेश्चन नंबर 6 है तो कहता फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कार्टेशियन इक्वेशन बताएं। तो सिंपली है कि दैट इज पैरेलल टू दैट लाइन दैट इज a line having direction ratio 3 5 6 show a line which is a line having direction ratio 3 5 6। अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया, नीचे में यही बात लिखी है हमने। अब इसके बाद अगर आप लोगों ने यहां तक लिख लिया तो अब इसके बाद क्या करना है मुझे, शो वेक्टर आर जो मेरा आ जाएगा वो क्या होगा, सॉरी यहां पे पूछ रहा था 6 नंबर में क्या फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब वो x माइनस x1 मेरा ये हो गया, x1 मेरा क्या -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा अपॉन a1 मेरा क्या है 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है 4 अपॉन b1 वो कितना है 5 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है -5 प्लस हो गया अपॉन c1 मेरा कितना है 6। ये मेरा जो हो गया वो रिक्वायर्ड लाइन हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिए तो मैं अब 7 की तरफ चलता हूं। देखिए ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6 नंबर के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सिक्स नंबर आप लोगों ने सीख लिया तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, एक लाइन दिया हुआ है जिसका कार्टेशियन इक्वेशन देखिएगा वो दिया हुआ है x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y प्लस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। ये आपका क्या है, इसको थोड़ा सा मैं फ्रेश कर लूं अगर एक बार तो इसको लिख सकता हूं x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y माइनस माइनस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। तो ये किसकी इक्वेशन है, इट इज ए इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 5 माइनस 4 एंड 6 एंड पैरेलल टू 3 7 2 कंटेंट डायरेक्शन रेशियो। मतलब क्या, ये एक ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो 5 माइनस 4 6 से पास करती है बट पैरेलल टू दैट स्ट्रेट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 3 7
तो इस केस में मैं इसको लिख सकता हूं कि इस केस में लिखेंगे इट इज ए लाइन या इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन, इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन which passes through the point 5 minus 4 6 and parallel to dashed straight line having direction ratios be 372. So वेक्टर r इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, वेक्टर a दैट इज बाय फार्मूला अगर मैं चलूं तो वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b दैट विल बी 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये जो मेरा आ गया वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। चलिए अगर आप लोगों को ये वेक्टर फॉर्म में एक आता था लिखने के लिए जिसको मैंने लिख दिया तो बहुत इजी था। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि आप अगर मेरी बात को मैं जब पढ़ाता हूं अगर हर पॉइंट पे आप अगर क्लियर करोगे तो क्वेश्चंस कहीं छूटने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि मैं जितनी भी चीजें जिस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है उन सारे चीज को मैं बोल देता हूँ। ऐसी कोई पॉइंट्स नहीं है, मैं सिंपल होती है क्या कहते हैं कि टीचिंग की जो बातें होती है बहुत तरह की होती है। एक आपको क्या करेंगे कि अगर वो कंपेरेटिव रूप से फॉर्मूले को भी अगर प्रूफ करते हैं उसके बाद आपको क्वेश्चंस बता देंगे। बट सबसे बड़ी बात वहां पे ये होती है कि इस फॉर्मूला को मैं किस कंडीशन में अप्लाई करूंगा, इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स को अगर समझते हुए आप आगे क्रॉस करते हैं तो फिर उस केस में आपको प्रॉब्लम्स जब क्वेश्चंस बनाओगे तो कोई इरिटेशन फील नहीं करोगे और इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे इंप्रूव करोगे। देखिए तो क्वेश्चन में देख रहे हैं कि मैंने आपको जितना चीज बताया उससे एक भी पॉइंट अगर आपसे बाहर पूछे तो फिर बोलना। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो सबसे पहले मेरा यहां से कंडीशन क्या है 8 नंबर में, तो लिखेंगे अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पासेस थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन का अगर मैं डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो 0i क्या प्लस 0j क्या प्लस 0k कब हो जाएगा। एंड पैरेलल टू फाइंड द वेक्टर ऑन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से पार्ट किया, या इसको आप लोग बोल सकते हैं या a बराबर में क्या हो जाएगा 0 0 0 ये भी बोल सकते हैं। एंड पैरेलल टू दैट लाइन व्हिच डायरेक्शन कोसाइन, यहां पर बोल सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल टू बोल रहा है क्या 5 माइनस 2 और 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5i क्या माइनस 2j क्या प्लस 3j क्या, ये मेरा वेक्टर b हो जाएगी। या मैं ऐसा करूं कि यहां पे लिख सकता हूं कि ये वेक्टर b जो है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या 5 माइनस 2 3 तो आप लोग जानते हैं ना। तो इसका अगर मैं बात करूंगा तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through a, या इसी को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑरिजिन एंड पैरेलल टू b having डायरेक्शन रेशियो 5 माइनस 2 3 b क्या हो जाएगा। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में करूंगा इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में करूंगा तो वेक्टर r बराबर मेरा क्या होगा, ये आपका वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो वेक्टर a तो मेरा 0i कैप 0j कैप है, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, मेरा वेक्टर b क्या 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर मैं इस जीरो वाले को पार्ट को हटा लूं तो यहां से मेरा रिमेन्स क्या बचेगा, लैम्डा का पार्ट बचेगा। तो वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये जो अगर मेरा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका आता है इसके लिए पैरेलल की बात आ गई। इन कार्टेशियन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा कि ये मेरा किसका रोल करेगा x1 y1 z1 का रोल करेगा, और ये आपका क्या होगा a1 b1 c1 का रोल करेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, इसको एक बार अगर लिखना पसंद करते हो तो लिख सकते हो x1 y1 z1, और इसको अगर आप लिखना चाहते हो कि ये मेरा a1 b1 c1 ध्यान से रखेंगे। सो इन कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 और x2 मेरा क्या है 0, तो लिखने से कोई फायदा नहीं, उसी तरह से छोड़ दो x माइनस x1 अपॉन a1 अगर लिखना पसंद करते हो तो लिख सकते हो इज इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस 0 अपॉन b1
-2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन z1 अपॉन क्या हो गया 3। दैट इंप्लाइज दैट मैं यहां से बोल सकता हूं x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। ये मेरा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 5 -2 3। ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चंस देख रहे हैं ना किस तरह से पूछा जा रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं, बशर्ते कि अगर आप समझते हैं मेरे पढ़ाए गए पीछे की वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो बहुत ही इजी से आप लोगों का बन जाएगा। चलिए तो सीक्वेंस में देखने का कोशिश करिए। अगर मैं आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो कोशिश करिए कि मेरी शुरू से वीडियो देखें। जिस भी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं तो उस एक्सरसाइज का 1 नंबर वीडियो से देखें, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक, हर एक्सरसाइज, हर थ्योरी का वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो हर वीडियो को देखने का कोशिश करिए। देखिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन कर लिया तो हम लोग अगर 9 की तरफ चलते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या 9 में कहता है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 -5 एंड 3 -2 6। तो यहां पे दिया हुआ लेट ए लाइन which passes through जो कि पास करता है 3 -2 -5 एंड 3 -2 6। इससे ये पास करता है। तो ये मेरा अगर पॉइंट ए हो गया तो ये मेरा पॉइंट बी होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट जो आपको दिया हुआ है 3 -2 -5 दिया हुआ है एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 3 -2 6 दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये अगर मैं वेक्टर ए इसको मान लूं तो वेक्टर ए बराबर मेरा क्या होगा 3i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप। और अगर यहां से मैं वेक्टर बी निकालने का कोशिश करूं तो 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप आ जाएगा। सो वेक्टर आर विल बी वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू, यहां पर वेक्टर ए क्या है 3i कैप -2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस सी। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 में से 3 गया तो क्या होगा 0i कैप -2 में से अगर -2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0j कैप 6 में से अगर -5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 11k कैप। सो अगर यहां से मैं डायरेक्ट इनिशियल कर लूं तो 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 11k कैप। ये जो मेरा हो गया वो वेक्टर के फॉर्म में आ गया। फिर इसी में कहता क्या कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। अच्छा तो इसमें कार्टेशियन इक्वेशन की भी बात बोल रहा है। तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात करेगा तो मैं अगर इसको R1 लिया तो अगर मैं इस पॉइंट की इस तरह से मानूं x1 y1 z1 और इस पॉइंट को अगर मैं सपोज किया इस तरह से x2 y2 z2 तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसको अगर मैं मिटा लूं नीचे से ऊपर से, देखिएगा एक चीज आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा चीज क्या है मेरा, यहां से ध्यान से देखेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखूं तो बोल सकता हूं इन कार्टेशियन फॉर्म मेरा जो इक्वेशन होगा वो x माइनस x1 क्या आ जाएगी 3 अपॉन x माइनस x1। अगर एक बार लिखना चाहते हैं इक्वेशन तो लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दैट इंप्लाइज दैट x माइनस x1 तो x1 मेरा हो गया x माइनस x1 का वैल्यू 3 अपॉन x2 माइनस x2 मेरा ये है और x1 ये है तो 3 में से 3 गया तो 0 इज इक्वल टू y माइनस y2 y माइनस y1 मेरा -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन y2 माइनस y1 मेरा ये है y1 ये है, दोनों माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा अपॉन z माइनस z1 तो यहाँ पे z माइनस z1 मेरा कितना -5 माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 तो z2 मेरा कितना है 6 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 11। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया फाइंड कर दिया कि इक्वेशन ऑफ, तो कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, सिंपल सी बात था कि अगर आपको ये चीज मालूम है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हैविंग रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 and x2 y2 z2 will be x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1।
तो ये सिंपल लाइन फॉर्मूला आप लोगों के लिए था। चलिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लिया तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफी इजी रहेंगे, बशर्ते कि अगर आप लोग थोड़ा सा कंसिस्ट होकर के ध्यान रखेंगे तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो ये डिफरेंट पेयर्स ऑफ लाइन दिया हुआ, इसका कहता है बिटवीन एंगल निकालने के लिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है वेक्टर r इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, ये मेरा पहला इक्वेशन है, कहने का मतलब प्लस इससे उसके बाद जो लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। एंड अच्छा चलिए, यहां तक अगर आप लोगों ने लिखा तो एक नीचे में भी मैं लिख देता हूं, वेक्टर r बराबर वो दिया हुआ है 7i कैप। ये j कैप का पार्ट नहीं दिया तो मैं क्या करता हूं, अपने मन से लिख देता हूं k कैप, ये चीज दिया हुआ प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। अगर मैं इस लाइन को L1 मान लिया, इस लाइन को L2 मान लिया, तो दोनों पेयर ऑफ लाइंस के बीच में कहता है एंगल कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ बताने नहीं जा रहा हूं, सिंपल सी बात है। वैसे तो फॉर्मूला से मैं आपको तुरंत बता देता, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करना पसंद करता हूं। सबसे पहले ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट लाइन रिप्रेजेंट्स दैट इट पासेस थ्रू 2 minus 5 and 1 and parallel to that line having डायरेक्शन रेशियो 3:6। इसका मीनिंग ये हुआ, और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन L1 किसी पॉइंट से पास करता है, मान लीजिए मेरा A पॉइंट से पास करता है, बट पैरेलल टू मान लीजिए मेरा B1 है, और कोई लाइन B, अगर मेरा ये कहने का मतलब कोई लाइन ये है जो कि B से पास करता है बट पैरेलल टू B2 है, तो आप ये ध्यान ना मत लगाए कि वो A1 B1 से पास करता है तो कोई मतलब नहीं है। इस दोनों के बीच का एंगल जो होगा इस B1 और B2 के बीच का एंगल के बराबर होगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आपको अगर एंगल निकालने को फाइंड करें तो आप इस दोनों से मतलब मत रखिए, इससे और इससे मतलब रखिए, इस दोनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसको अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दूं तो इसको बोल सकता हूं A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1, और इसको अगर मैं लिख सकता हूं वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ ही जानी चाहिए। चलिए, अब बात है ये कि मुझे निकालना है दोनों के बीच का एंगल। तो ये मेरा x1 y1 z1 होता है, ये मेरा क्या होता है A1 B1 C1। तो यहां से अगर मैं ऐसा करूं तो बोल सकता हूं कि ये जो B1 जो है, तो यहां पर बोल सकता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, ध्यान दें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर B1 भी क्या होगा 3:6, जो कि किसके तरह में सपोज किया था A1 B1 C1, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर B2 B, ये मेरा क्या 1:2 जो कि मेरा है A2 B2 C2 के तरफ। सो एंगल बिटवीन देम जो होगा, सो एंगल बिटवीन देम विल बी, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 इंटू B1 इंटू C1 का स्क्वायर, A1 इंटू B1 प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इसमें मैंने आप लोगों को यह भी बात इंपॉर्टेंट बताया था कि ध्यान रखेंगे डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उसी के लिए फॉर्मूला है। बट अगर यही आपका A1 B1 C1 उसका डायरेक्शन कोसाइन A2 B2 C2 अगर उसका डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है तो डिनोमिनेटर का चीज होता है वो रिमूव कर देता है, क्योंकि मैं पहले ही इसको इसमें इंक्लूड कर देता हूं। अगर आप लोगों ने यहां तक देख लिया तो मैं एक बार फिर से देख लूं 3:6 सारा लिखा हुआ था कि 1:2। चलिए, अब मैं ऊपर का पार्ट मिटा लेता हूं। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं एंगल बिटवीन देम के लिए, सो cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 मतलब 3 इंटू 1 3 प्लस B1 इंटू B2 मेरा क्या 2 इंटू 2 4
B1 इंटू C2, 6 इंटू 2 दैट मीन्स कितना 12 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू A2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ये ऊपर में मेरा क्या होगा 19 अपॉन ये 4 4 8 1 9 3 आ जाएगा और ये आपको कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, दैट मीन्स 19 अपॉन 21। सो यहां से अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21। ये जो हो गया वो एंगल बिटवीन दैट लाइन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि दोनों लाइन के बीच का जो एंगल था वो फाइंड कर लिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 10 का 1 नंबर, जो कि थीटा का वैल्यू cos इनवर्स 19 अपॉन 21 आ गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ये 10 का 1 नंबर सॉल्व कर लिया तो मुझे लग रहा है कि 2 बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 2 भी जो है सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप बनाना फिर भी पसंद करते तो मैं बता रहा हूं, देखिएगा इसका 10 का 2 में क्या दे रहा है। 10 का 2 में बोल रहा है वेक्टर r इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2 के कैप। देखिएगा 2 का इसमें भी करा एंगल बिटवीन देम निकालने के लिए। तो पहला जो आपका वेक्टर r दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2 के कैप, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस j कैप माइनस 2 के कैप एंड, और इसके बाद जो एक दूसरा लाइन दिया हुआ वेक्टर r के फॉर्म में वो है 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 56 के कैप, माइनस 56 है ये 6 है, चलिए कुछ भी हो, माइनस 56 के कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5 के कैप, ये मैंने लिख लिया। तो ये जो मैंने लिखा है यहां से मुझे एंगल बिटवीन देम निकालना था। अब उतना सारा लैंग्वेज में क्या लिखूं, सिंपल डायरेक्ट करूं क्लियरली, ये मेरा A1 B1 C1 हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू मेरा 1 आ गया, B1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, C1 इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। पीछे की तरह भी लिख सकते हैं क्वाड्रेंट के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। A2 बराबर 3 आ गया, B2 बराबर मेरा क्या आ गया माइनस 5 आ गया, C2 बराबर मेरा क्या आ गया माइनस 4 हो गया। सो एंगल बिटवीन देम cos थीटा बराबर मेरा क्या होता है A1 इंटू A2 मतलब 1 इंटू 3 3 प्लस B1 इंटू B2 क्या देगा 5, C1 इंटू C2 क्या देगा प्लस डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 इंटू A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 क्या देगा रूट अंदर 6। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, लिखना पसंद करते हैं तो लिख सकते हैं इस तरह से भी, बस ये है कि आपका लंबा हो जाएगा इंटू नीचे में जो मेरा वो क्या है a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। यहां से अगर मैं कैलकुलेट किया तो 8 5 क्या 13 3 16 अपॉन ये 4 1 5 1 6 रूट अंदर 6 आ जाएगा इंटू ये आपका आ जाएगा अंदर रूट 25 और ये कितना आ जाएगा 25 और 9 25 और 9 34 हो जाएगी, 34 और ये इसका 16 34 और 16 जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगी। तो अंदर रूट 50 में लिख सकता हूं आराम से। अगर आप लोगों ने अंदर 50 लिखा तो इसको 5 रूट 2 और इसको 3 रूट 2 5 रूट 2 और इससे 1 रूट 2 निकाल लिया तो 2 आ जाएगा, 2 से 8 बार में आ जाएगी। तो 8/5 अंडर रूट 3 लिख सकता हूं आराम से। ये मेरा क्या होगा cos थीटा का वैल्यू, सो थीटा बराबर मेरा क्या आ जाएगा cos इनवर्स 8/5 रूट 3 दैट विल बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन बोथ लाइन, दोनों लाइन के बीच का जो रिक्वायर्ड एंगल होगा मेरा क्या होगा cos इनवर्स 8/5 रूट 3 आ जाएगा। चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट कर लिया तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। इसी तरह का सारा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट आपको कहीं भी कुछ नहीं नजर आएगा, बस आपको मैंने जैसा कि बोला उस तरह से आप लोग करते रहेंगे। मेरे हर टॉपिक्स को देखिए, जिसमें खास करके जिस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं पढ़ाता हूं उसका वीडियो नंबर 1 से देखिए तो आपको काफी सहूलियत मिलेगी, नहीं के बराबर प्रॉब्लम होगी। इसके बाद जो है और आपका मेरा सारा वीडियो जो है आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में देखिए एक से एक वीडियो जो है आपका शुरू से लास्ट तक थ्योरेटिकल पोर्शन से लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया गया है। अब मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगर मैं 11 नंबर में चला तो कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। दो लाइन दिया हुआ है, पेयर में दिया हुआ है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है x - 2/2 इज इक्वल टू y - 1/5 इज इक्वल टू z + 3/-3 एंड दूसरा दिया हुआ है x + 2/-1
x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 8 y माइनस 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 4 z माइनस 5 अपॉन 4। कारण दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो यहां से लिखेंगे ऊपर वाला जो है क्या है, इट इज अ लाइन, इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट माना और इक्वेशन फर्स्ट माना सेकंड माना, तो यहां से मुझे क्या है इस इक्वेशन का मीनिंग पहले समझेंगे कि पहला जो इक्वेशन है थोड़ा सा इसको मॉडिफाई अगर मैं करूं, मॉडिफाइड फॉर्म में नहीं है, इसमें अगर मैं मॉडिफाइड करके z+3 की जगह पे थोड़ा सा कुछ कर इस तरह से लिख दूं। अच्छा एक बार और भी लिख ही देता हूं इसको, तो इक्वेशन मत मानिए तो फायदा आ गया। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू z माइनस माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ये हो जाएगी। एंड दूसरी जो इक्वेशन है वो मेरा क्या है x माइनस माइनस 2 अपॉन माइनस 1, ये दूसरा जो आपका y माइनस 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 4 आ गया। अब ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 1 एंड माइनस 3 बट पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो टू 5 माइनस 3। और दूसरी जो इक्वेशन आपका आती है ये रिप्रेजेंट करते हैं इट इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू माइनस 2 4 एंड 5 बट पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो माइनस 1 8 एंड 4। तो सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एंगल लेने के केस में मैं क्या करता था, जब मुझे एंगल फाइंड करना होता था तो वी यूज ओनली दैट पार्ट ऑफ द लाइन व्हिच कम्स इन द पैरेलल, जो पैरेलल के लिए आता था टू 5 माइनस 3। ये मेरा a1 b1 c1 हो गया। तो यहां से मैं डायरेक्ट अगर लिख लूं सो a1 इज इक्वल टू 2 b1 इज इक्वल टू 5 c1 इज इक्वल टू माइनस 3 और ये मेरा जो होता है वो a2 b2 c2। कहिए ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझाने के लिए इक्वेशन का मीनिंग बताने के लिए। तो इसका मतलब है a2 बराबर माइनस 1 b2 बराबर 8 c2 बराबर 4, ये मेरा आ गया। कहने का मतलब इसका मीनिंग हो गया। अगर आप लोगों ने यहां तक कर लिया तो दोनों के बीच का एंगल निकालना तो छूमंतर का काम है। कहो कैसे, तो देखिए सो cos थीटा इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था a1 इंटू a2 मतलब 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 b1 इंटू b2 5 प्लस 6 40 c1 इंटू c2 माइनस 12। आप लोग क्या करें कि कोशिश करें एक बार फॉर्मूला लिख करके तब वैल्यू पुट करें, इससे फायदा होगी, एक दो लाइन बढ़ेगी प्लस में आपका नंबर भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग आप लोगों में तो करता ही है। a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b1 का स्क्वायर 25 प्लस c1 का स्क्वायर 9 इंटू अंदर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर 1 प्लस 64 प्लस 16 1 प्लस 64 प्लस 16, ये मेरी आ जाएगी। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो 40 माइनस कितना आ गया 40 दैट विल बी 26 डिवाइडेड बाय, यहां से 26 आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो 25 क्या 29 9 38 इंटू ये अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 4 10 11 का एक माँ की एक और 6 1 7 1 8, ये आ जाएगी। फिर यहां से इसका 9 वैल्यू आ जाएगा और ये आपका उसी तरह से आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 26 अपॉन 9 इंटू रूट अंदर 38, ये मेरा जो हो जाएगा वो एंगल बिटवीन दैट लाइन हो जाएगी। वो 11 नंबर का जो आपका आंसर आ जाएगी वो आपका आ गया कितना फाइनली हम लोगों का। सो यहां से लिख लेंगे थीटा बराबर जो मेरा होगा वो cos इनवर्स 26 अपॉन 9 इंटू रूट अंदर 38 हो जाएगा। ये मेरा जो हो गया वो एंगल बिटवीन देम हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का 1 हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 का 1 समझ लिए तो मैं 11 के 2 की तरफ चलूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का 2 क्या कहता है। इसी तरह का क्वेश्चन 2 भी है, बस फर्क है कि डिजिट में चेंजिंग है, थोड़ा सा इक्वेशन का फॉर्म थोड़ा सा अलग दिख रही है, बट उसको उस तरह से बनाने पे आपका फिर उसी फॉर्म में चल जाएगी जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का 2 में कह रहा कि आपका जो इक्वेशन है दूसरा नंबर वो है x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 1 एंड दूसरा जो पार्ट है x माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 8, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश करूंगा तो इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं तो आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा इक्वेशन जो हमारा एक ही फॉर्मेट में जा रहा है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया जो कि आपको पता होनी चाहिए, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आए कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो इस इक्वेशन का मीनिंग जो रिप्रेजेंट कर रही है उस चीज को मैं समझ सकूं। तो ये मेरा इक्वेशन एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज ए लाइन
नीचे वाला जो मेरा इक्वेशन है, 1 मिनट, चलिए, तो मेरा जो नीचे वाला इक्वेशन है वो हम लोगों के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन बट पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 2:1 एंड सेकंड वाला जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 5, 2 and 3 दैट विल बी पैरेलल टू ओनली दैट केस व्हिच इज हैविंग डायरेक्शन रेशियो 4, 1 and 8। तो इस केस में मैं अगर यहां से कहूंगा a1 की बात तो 2 आ जाएगा, a2 की बात है, b1 की बात जो कहूंगा तो 2 आएगा, c1 का बात मेरा 1 आएगा, और यहां से a2 b2 c2 निकालूंगा तो a2 का बात 4 आएगा, b2 का वैल्यू 1 आएगा, c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आएगा। सो अगर मैं cos थीटा निकाला तो a1 into a2 मेरा क्या आ जाएगा, 4 2 8। फॉर्मूला यही ना जानते हैं आप लोग, a1 into a2 प्लस, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए कि आप लोग इतना मैं बार बार बता चुका हूं, एक ही चीज को मैं कितना बार लिखूं, यहां से लिख सकता हूं a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अगर यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, दैट इंप्लाइज दैट cos थीटा बराबर a1 into a2 मेरा 4 to 8 हो जाएगी, प्लस b1 into b2 2 plus 1 2 plus c1 into c2 क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट मींस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 into अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 64। तो यहां से कह सकता हूं, अच्छा मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया, एक बार आप लोग लिख लेंगे, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, नहीं तो फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट a2 b2 c2 का वैल्यू क्या, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको अगर मैं यहां से कैलकुलेट कर लूं दैट इंप्लाइज दैट उधर से थोड़ा इधर रहिएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 8 8 16 2 18 रहेगी, ये डिवाइडेड अपॉन डिनोमिनेटर का पार्ट अगर मैं 4 4 8 1 9 लूं तो मेरा 3 हो जाएगी, और ये आपका ये वाला पार्ट जो होगा 65 प्लस 16, तो 65 प्लस 16 क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और 81 में उसका रूट है तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 9 9 से कितने टाइम्स में 2 टाइम्स, दैट विल बी 2/3। तो थीटा बराबर मेरा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2/3 विल बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन देम, उसके बीच का जो आपका एंगल होगी वो cos इनवर्स 2/3 आ जाएगी। तो यही प्रोसीजर है क्वेश्चंस को बनाने का, क्वेश्चन नंबर 11 का 2 का। अगर क्वेश्चन नंबर 11 का 2 आप लोगों ने समझ लिया तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रही है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। चलिए इसको मिटा लूं मैं, बहुत सुंदर बात है। क्वेश्चन से देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना चीज मैं आपको क्वेश्चन के एक्सरसाइज का सॉल्व करने से पहले का जो वीडियो मैं बनाता हूं, उस वीडियो में जो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं उसकी क्या चीज, ओनली उसी पॉइंट का डिस्कस करता हूं जो आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफी मददगार होगा, और प्लस में उसका मैं प्रूफ के साथ, थ्योरी के साथ। अगर 11 नंबर का कंप्लीट हो गया तो मैं जरा 12 देख लूं, ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस 1 - x/3, दो लाइन दिया हुआ है 1 - x/3 इज इक्वल टू 7y - 14, 7y - 14 डिवाइडेड बाय 2p इज इक्वल टू z - 3/2, z - 3/2। एंड दूसरा जो लाइन है वो मेरा है 7 - 7x/3p, 7 - 7x/3p इज इक्वल टू y - 5/1, y - 5/1 इज इक्वल टू z - z1, सॉरी 6 - z/5, 6 - z/5। अब कहता है फाइंड द वैल्यू। अब यहां पे कह रहा है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, और दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है ईच अदर। अगर दोनों ईच अदर परपेंडिकुलर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p के किस वैल्यू के लिए यह पॉसिबल है कि दोनों लाइन आपका परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले लाइन को अगर मैं ठीक से लिखूं तो इसको कर सकता हूं, अगर मैं इसके ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x - 1/-3। अगर मैं इसमें 7 कॉमन ले लिया और तो यहां से क्या हो जाएगा, y - 2/2p/7 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इसी तरह से छोड़ दिया z - 3/2, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नीचे वाला में अगर -7 कॉमन लिया तो क्या मिलेगी, -7 कॉमन लेने पर मेरा बच जाएगा x - 1/3p/7 इज इक्वल टू, दूसरा जो बचेगा y - 5/1 इज इक्वल टू, अगर मैं तीसरा की बात करूं तो z - 6/5, ये मेरी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। सिंस इच अदर क्या, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, अगर मैं इसको L1 मान लूं और इसको L2 मान लूं तो कह सकता हूं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सो
ये जो आपका ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट सिंपली इट इज a line which passes through 1, 2 and 3 but parallel to that line having direction ratio -3 to 2p by upon 7 and 2. While second equation also represents that it passes through 1, 5 and 6 but parallel to that line having direction ratio -3 upon 5, 7, 1 and -5. So we can write it product of their respective coefficient of units vector, that means -3 times -3 -3 pi upon 7, तो यहां से लिख सकता हूं -3 into -3 pi p upon 7 प्लस 2p upon 7 into ये आपका 1 प्लस 2 into -5 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। अब इसके बाद जो है अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन बात की करता हूं, चलिए इसको मैं मिटा लेता हूं। ऊपर वाला पार्ट तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अगर यहां तक मिटा लिया तो देखिए इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां से क्या मिलेगी 9p upon 7, तो इसको लिख सकता हूं 9p upon 7। ये आपका क्या आएगा 2p upon 7, 2p pi इक्वल टू 7। ये अगर मैं उधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा 10, दैट इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 11p upon 7 इज इक्वल टू 10। सो p का वैल्यू मेरा क्या होगा 70 upon 11। ये जो हो गया आपका रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p हो गया फॉर विच गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सॉरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये अगर p का वैल्यू होता है तो उसी केस में ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो मैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन था 12 नंबर क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन के बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है 13 नंबर। 13 नंबर में क्वेश्चन जो है इसी तरह से कुछ और है, कह रहा है कि सो दैट द लाइन x - 5 upon 7, ये आपका इक्वेशन है x - 5 upon 7 इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे y + 2 upon -5, y + 2 upon -5 इज इक्वल टू z upon 1। ये मेरा पहला लाइन का इक्वेशन है। दूसरा है x upon y इज इक्वल टू y upon 2 इज इक्वल टू z upon 3। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूं तो इसको लिख सकता हूं x - 5 upon 7 इज इक्वल टू y - 2 upon 5 -5 इज इक्वल टू z - 0 upon 1। और इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो x - 0 upon 1 इज इक्वल टू y - 0 upon 2 इज इक्वल टू z - 0 upon 3। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इक्वेशन पहली वाली जो इक्वेशन यही ना रिप्रेजेंट करती है कि इट इज ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू 5 - 2 and 0 बट पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 7 -5 and 1। और उसके बाद जो आपका आता है कि दूसरा जो इक्वेशन आपका आता है वो क्या होता है, इट इज ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन बट पैरेलल टू दैट लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 1, 2 and 3। तो यहां से मैं अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे दोनों के बीच में मुझे प्रूफ करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में मैंने बताया है कि किस पॉइंट से पास करती है उसकी मुझे कोई वैल्यू नहीं, किसके पैरेलल में है उसकी बात करना है। तो मैं कह सकता हूं सो यहां से मैं इजीली बता सकता हूं a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू 1, फिर आपका a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू 3। सिंस a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 is equal to 7 into 1 plus -5 into 2 plus c1 1 into 3 is equal to 7 minus 10 plus 3 that will be 0। so अगर मैं इसको L1 मान लिया, इसको आपने L2 मान लिया तो कह सकते हैं L1 is perpendicular to L2। यही जो हो गया आपका रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 13 तक आप लोगों ने सीख लिया तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ठीक, सारे क्वेश्चंस का पैटर्न आपको एक ही मिलेगा, बशर्ते कि आप लोग बस क्वेश्चंस के साथ फॉर्मूले को याद करें, उसके मीनिंग को समझे, फिर देखो क्वेश्चंस को आपको बनाने का जो आपका मजा है कितना आता है। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखना है क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया कि किस तरह की लाइन है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको ऐसा पूछ देगा, जैसे आप लोग की क्लास में तो नहीं यूज है, अगर आप बीएससी में मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपका सबसे पहला टारगेट जैसा कि आपको प्रूफ करने के लिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बना देता हूं तो बच्चे क्वेश्चंस को देखकर, जैसे भी जो मैं क्वेश्चन दूंगा इसको देखकर बच्चे एक ही बार में क्या करते हैं क्वेश्चन बनाना शुरू कर, लेकिन ये गलत तरीका है। क्योंकि आप जिस मेथड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना रहे हैं
वो टॉपिक एक पार्टिकुलर केस के लिए उसमें मेंशन क्या हुआ है कि दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली दैट केस व्हेन लाइंस बी नन कोप्लेनर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। तो ना ही वो पैरेलल होना चाहिए ना ही वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, तो वो नन कोप्लेनर के लिए फॉर्मूला है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जब कोप्लेनर दे देंगे तो सबसे पहले तो मुझे ये प्रूफ करना है ना कि ये जो लाइन दिया हुआ है ना ही इंटरसेक्टिंग है ना ही ये क्या है पैरेलल है। अगर ये चीज प्रूव करूंगा तब तो मैं क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सकता हूं, बट ये चीज आप लोगों के क्लास के लिए नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से आप अगर सपोज करके मानते हो तो बहुत लेंथी क्वेश्चंस बनेंगे। आपके बुक में डायरेक्ट बोल दिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो और आपको एक ही फॉर्मूला मैन्युअल रूप से है, तो इसका और अगर वो बी वाला पार्ट जो इक्वेशन का जो जिससे हम लोग समझ लेते थे कि ये लाइन आपको अलग चीज रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अगर बी वाला पार्ट डिफरेंट है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जिसमें कि आपको डी बराबर मैंने बताया था वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट उसके बाद वेक्टर a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये चीज हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को हम लोग फटाफट यूज करके क्वेश्चंस को बना लेते थे। तो यहाँ पे जो चीज है ना वो यही चीज है जो मैं आपको बोला था। देखिए तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का था फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये आपका वेक्टर r बराबर दिया हुआ है आई क्या प्लस 2j क्या आई क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k क्या सॉरी k क्या बेसिकली प्लस ये लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर ये चीज दिया हुआ है एंड दूसरा जो आपका वेक्टर r दिया हुआ है वो दिया हुआ है, थोड़ा नीचे करके हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा जो वेक्टर r दिया वो दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप 2k कैप। ये आ गया। अब कह रहा है कि मुझे दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको अगर लिख लूं इस तरह से तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिमिलर वे अगर मैं इसको भी लिख लूं वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2 तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आप किन किन टर्म्स का यूज करते थे जरा उस पर भी तो आपको गौर करना चाहिए। कहोगे क्या क्या चीज में यूज करता था, तो आपका मैन्युअल रूप से क्या यूज होता था। मैन्युअल रूप से सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला लिख लूं तो आप फॉर्मूला याद करके भी देख सकते हैं। मैंने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको मैंने डी माना था फॉर्मूले में पीक्यू मैंने सिंबल में रिप्रेजेंट किया था वो भी मुझे याद है। उसमें जो डी निकाला था उसका सिंपल फॉर्मूला था वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इनटू सॉरी डॉट वेक्टर a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो इसमें जितने भी एंटिटीज हैं जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स को मैं इंडिविजुअली निकाल करके उसके बाद उस फॉर्मूले में अगर पुट कर दो तो ज्यादा प्रॉफिट होगी। तो मैं सबसे पहले निकालना पसंद करता हूं वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 दैट विल बी द आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप जो मेरा वो है ये मेरा b1 है, ये 2 1 2 है 2 1 2 और b2 जो मेरा वो क्या है 2 1 सॉरी b1 है ना 1 माइनस 1 है 1 माइनस 1 1 है और b2 जो है मेरा वो क्या है 2 1 2 है। तो यहां से मैं 2 1 2 लिख सकता हूं। अगर मैं यहां से आई कैप निकाला माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगी माइनस 3 फिर माइनस जे कैप अगर मैं इधर कर लिया तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगी प्लस अगर मैं के कैप बाहर कर लिया तो 1 माइनस 2 आ जाएगी तो यहां से 1 प्लस 2 की कैप आ जाएगी। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो माइनस 3 आई कैप ये आपका प्लस 0 जे कैप ये आपका 3 की कैप आ गया। ये मेरा क्या आ गया वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आ गया। और जैसा कि ये आपका वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आ गया। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट था उसमें वो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 था। अगर मैं a2 में से a1 को घटाया तो 2 में से 1 गया तो अगर लिखना पसंद करते हैं एक लाइन तो लिख सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट कर लेता हूं 2 में से 1 गया तो 1 आई कैप माइनस 1 में अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 3 जे कैप माइनस 1 में अगर मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2 की कैप। ये मेरा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 आ गया। अगर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 मेरा ये आता तो अब मैं दूसरा टारगेट क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपका आता 3 का स्क्वायर इसमें सब में कॉमन आ रहा है जो कि 3 बाहर आ गया बट क्या गया अंडर रूट 2। तो ये जो मेरा 3 रूट 2 हो गया ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। सो ये आप लोगों ने लिख लिया। अब मैं इसको क्या करता हूं वो देखिए। ये चीज आप लोगों ने लिख लिया
अब मेरा जो फॉर्मूला है मैं उसका यूज करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। सिंपल मैंने फॉर्मूला दिखाया था, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इक्वल टू, अगर मैं इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने का कोशिश किया तो ध्यान से देखेंगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 मेरा ये है और वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 ये है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 ये आ जाएगी, -3। इसको अगर इससे 0 किया मल्टीप्लाई किया तो 0, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो -6। दोनों का डॉट निकाला। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप इसको अलग से डॉट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल ले, उसके बाद आप लोग डिस्कस करें। ऐसा नहीं कि मतलब इसी में आप जाकर फंस जाए, क्वेश्चन बनाते रहे। तो आप अगर नहीं समझ रहे तो दोनों का डॉट निकाल ले अलग से, मैं यहाँ पे निकाल ही सकता हूँ। देखिए स्पेस है कुछ, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूंगा तो -3 0 3 आ जाएगी। यहाँ पे लिख लीजिए -3 आई क्या प्लस 3 के क्या डॉट a2 माइनस a1 अगर निकाला तो 1 -3 2 1 आई क्या -3 जे क्या -2 के क्या। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस 0 ये फिर मेरा क्या आ जाएगा प्लस -6, फाइनली मेरा कितना आ जाएगा -9। तो यहाँ पे -9 है जो कि मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर b1 एंड b2 कितना आया 3√2। तो मैं इसको 3√2 लिख दिया, मैग्नीट्यूड हो गया ये 3 से 3 टाइम्स में, तो फाइनली कितना आ गया 3/√2। तो ये जो दोनों के बीच का ये क्या लिख दिया cos थीटा लिख दिया, सॉरी लोग भी क्या सोचते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन में क्या आ गया 3/√2 यूनिट्स आ गया। तो यही प्रोसीजर है आपका डिस्टेंस निकालने का तरीका का। ठीक, आप इसको रेशनलाइज करोगे तो आ जाएगा कितना 3√2/2। तो ये जो मेरा यूनिट हो गया ये उस दोनों लाइन के बीच का जो हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरा क्या टारगेट रहेगा, अगर आप क्वेश्चंस को ये 5 नंबर में पूछा जाता है, मैं बार बार बता रहा हूं कितना इजी है आप समझ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी फॉर्मूला याद है तो आराम से 5 नंबर आप ला सकते हैं, कुछ भी इसमें नहीं है। सिंपल है कि आप क्या करें कि क्वेश्चंस का इसमें जितने भी एंटिटीज की जरूरत है उसको आप निकाल ले इंडिविजुअली। अगर आप उस दोनों को तीनों को निकाल लेते हैं इंडिविजुअली तो फॉर्मूला में पुट करना और फाइनल आंसर मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर ये था आपको क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देख लिया तो मैं 16 नंबर पे भी थोड़ा चलता हूं। 16 नंबर भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्या दिया हुआ ध्यान से देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1/-6 y + 1/-6 इज इक्वल टू z + 1/1 z + 1/1 एंड दूसरा जो इक्वेशन है x - 3/1 इज इक्वल टू y - 5/-2 y - 5/-2 इज इक्वल टू z - 7/1 z - 7/-1 ये आ गया। अब दोनों ये भी लाइन है, इसके बीच में भी कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें कोई फर्क है नहीं। आप गौर करें तो दोनों इक्वेशन एक ही तरह के इक्वेशन थे, वो भी एक पॉइंट से पास करता था और एक लाइन के पैरेलल था। ये भी वही चीज है, डिफरेंस बस इसमें ये चीज की है कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है और वो जो इक्वेशन थी वो वेक्टर फॉर्म में थी। तो मैं अगर यहां से सॉल्यूशन करना शुरू करूं तो इसको मैं पहले तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं y - -1/-6, इसको लिख सकता हूं z - -1/1 एंड अगर मैं इसको लिखना पसंद करूं तो x - 3/1 इज इक्वल टू y - 5/-2 इज इक्वल टू z - 7/1। कहिएगा तो ऐसा लिखने से आपको क्या फायदा होता है, तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं, इसका इंपॉर्टेंस भी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जाएगी ना तो उस केस में डिनोमिनेटर में आने का कोशिश करता है, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला का फॉर्म कुछ अलग है ना। x - x1/a1 इज इक्वल टू y - y1/b1 इज इक्वल टू z - z1/c1 वेयर x1 y1 इज अ पॉइंट थ्रू विच दैट लाइन पासेस। और दूसरी बात है कि वो आपका a1 b1 c1 है वो रिप्रेजेंट करती है कि जिस लाइन के वो लाइन पैरेलल है, तो इसलिए इस फॉर्म में लेना जरूरी है। तो मुझे जो एंगल निकालने के लिए यूजफुल है वो आपका पैरेलल वाला लाइन है, तो ये तो आपका वेक्टर भी आ गया। सो वेक्टर b1 को मैं लिख सकता हूं 7 i कैप -6 j कैप +1 के कैप। चलिए ये मेरा वेक्टर a1 क्या आ जाएगा
-1 तीनों में -1 है, तो इसको लिख सकते हैं -1 आई कैप -1 जे कैप -1 के कैप। 1 लिखना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं A1 B1 लिख लिया, अब मैं वेक्टर B2 निकालूं तो B2 मेरा यहां से आएगा 1 - 2 1, तो इसको बोल सकता हूं 1 आई कैप -2 जे कैप प्लस 1 के कैप। और आपका जो ये A2 आ गया, ये आपका आ गया 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। यहां तक अगर आप लोगों ने कर लिया तो सबसे मेरा पहला टारगेट क्या होगा कि वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 को फाइंड करें। अगर मैं इसको फाइंड करूंगा तो आई कैप यहां जाएगी, जे कैप यहां जाएगी, के कैप यहां आएगी। और यहाँ पे B1 जो है मेरा क्या है 7 - 6 1, 7 - 6 1। B2 जो है मेरा 1 - 2 1। अगर मैं यहां से दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो आई कैप बाहर आएगी, ये बाहर आएगी तो -6 + 2 क्या आ जाएगा -4। फिर यहाँ पे आएगी -j कैप अगर मैं बाहर किया तो 7 - 2 क्या आ जाएगा 6j कैप प्लस, अगर मैं k कैप ले लिया तो यहां से कैंसिल तो -14 प्लस 6 क्या आ जाएगा -8। इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो -4 आई कैप -6j कैप -8 के कैप। ये मेरा क्या हो गया वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2 हो गया। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालूं क्योंकि इसकी भी इंपॉर्टेंस है, हम लोग की फॉर्मूला में ये यूज किया हुआ है, तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड करूंगा तो क्या होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 का स्क्वायर 36 प्लस -8 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 64। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया 6 4 10 16 का 6 बाकी 1 और फिर उसके बाद 7 3 10 की 11, ये मेरा 116 आ गया। उसके बाद इसमें से 2 कॉमन आ रही है तो बचेगी क्या 29, आराम से आपका बच जाएगा। अगर आप लोगों ने ये 2 रूट अगर 29 आ गया, अब मुझे क्या चाहिए वेक्टर A2 - A1। सो वेक्टर A2 - वेक्टर A1 विल बी A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 में से 1 को घटाएंगे तो 3 में -1 घटाएंगे तो 4 आई कैप। 5 में अगर -1 को घटाएंगे तो 6j कैप और 6 में से अगर -1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 8k कैप। ये मेरा आ गया वेक्टर A2 - A1। अब क्या करना है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला की तरफ चलता हूं। फॉर्मूला में क्या है ये चीज आप लोगों ने कर लिया, इसको मैं मिटा लिया। चलिए इसके बाद क्या है कि फॉर्मूला में जो मेरा फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला पर अगर ध्यान दे तो मुझे क्या होगा वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 - A1। तो ये चीज जो मैंने निकाला है इसको A2 - A1 से डॉट कर लेता हूं। सो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 - वेक्टर A1। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 कितना है -4 आई कैप -6j कैप -8 के कैप -4 आई कैप -6j कैप -8 के कैप डॉट A2 - A1 अगर कैलकुलेट किया 4 6 8 तो यह आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 8 के कैप। अगर मैं इसको डॉट निकाला तो ये -4 कितना आएगा -16। इसको अगर मैं इससे किया तो -36, ये आपको इससे किया तो कितना आ गया -40 -64। इसको अगर हमने ऐड किया तो कितना आ गया -100। ये मेरा क्या हो गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया। सो अब मैं अगर डिस्टेंस की तरफ चलता हूं फॉर्मूला को देखने के लिए तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है। फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। मेरा फॉर्मूला क्या है मैं फॉर्मूला की तरफ अगर चलूं तो कह सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला मेरा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर A2 - A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मॉडुलस। अगर मैं इतना चीज कर लिया तो इसका वैल्यू मेरा कितना आया था -100। ये सारा चीज तो सही है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 ये सब ठीक है। और अगर मैं A2 - A1 करूंगा तो 4 6 8 तीनों नेगेटिव ठीक है। आया कितना 100 अपॉन वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर का B2 का वैल्यू कितना है 2 रूट अंडर 29 है। तो यहां से मेरा आ गया 2 रूट अंडर 29। चलिए तो मेरा जो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15 में मेरा ये आ गया ना 1 - 2। अच्छा तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, 1 मिनट में देख लेता हूं फिर से। 7 - 6 1 आपको क्वेश्चन नंबर 15 था 7 - 6 1 और ये आपको 1 - 2 1 इसको मैंने किया -6 - 2 -4 आ गया -4 आई कैप। जैसे अगर मैं लिया तो निगेटिव 7 - 1 6 के जगह कैसे अगर मैं लिया -7 to -14 और माइनस प्लस -8 के ये ठीक है। अगर B1 प्लस वेक्टर B2 का मैंने मॉडुलस निकाला तो कितना आ गया 16 36 64 तो आ जाएगा आपका। सॉरी सबसे बड़ा गलती तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ कर दिया। अच्छा ये तो ठीक है 2 रूट अंडर 29 हाँ ये तो सही है। और इसके बाद जो है
ये भी तो 6 10 16 की 6 बाकी, सॉरी ये आपका वैल्यू कितना आ रहा है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट गलत किया, 6 4 10 16 6 बाकी 1 और उसके बाद 6 3 9 1 10 1 11, ये भी इतना ही आ रहा है। आ गया। अगर आप लोगों ने ये चीज समझ लिया तो अब इसको मैं कैंसिल करने की बात करूंगा, तो ये 2 से आपका कितने टाइम्स में, -58 टाइम्स में। अच्छा तो ये आपका माइनस तो यहीं पर खत्म हो जाएगा क्योंकि मॉड के अंदर रहेगा, ये आ गया। अब ये इसको कितने टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो रूट अंदर ये जो आपका 258 टाइम्स में कर दिया और रूट 29 क्या करेगा, इसको 2 रूट अंदर 29 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। तो आपका टोटल मिलाकर के अगर मैं यहां से 2 निकाल लिया, 2 से 50 टाइम्स में आ गया, फिर 2 से कर लिया तो यहां से 2 रूट अंदर 29 आ गया, तो यहां से फाइनल आंसर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 रूट अंदर 29 यूनिट्स आ जाएगा। यह आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया था मैंने एडिशन में। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने अगर ये निकाल लिया, डिस्टेंस भी निकल गया 2 रूट अंदर 29। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है आप लोगों के साथ। 15 नंबर कर लिया, 16 नंबर जो है इसी तरह के क्वेश्चन से थोड़ा सा उसमें भी डिफरेंस है। देखिएगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर। इसका वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका सेम टाइप का है, बस ये आपके प्रैक्टिस के लिए 2 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें डालते हैं। अदरवाइज सारा चीज जो है क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस आपको पैसेंस के साथ क्वेश्चंस को बनाना है। देखिए अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन में पढ़ता हूं। 16 नंबर में कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर। तो पहला जो आपका इक्वेशन है वो वेक्टर आर बराबर दिया आई कैप 2j कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 के कैप, इससे वो पास करती है प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस 3j कैप, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, इससे वो पैरेलल है। फिर आपका दूसरा, इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1। एंड दूसरी जो लाइन है आपका वेक्टर r बराबर वो दिया हुआ है 4i कैप 5j कैप प्लस 6i कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये आ गया प्लस म्यू टाइम्स ये जो आपका आता है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2। अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो यहां से तो सारा एंटिटीज निकालना। हमसे पूछा क्या जा रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम में जो जो आपका एंटिटीज यूज्ड है वो सारी चीज मुझे निकालना पहले। तो मैं यहां से सबसे पहले क्या निकालना पसंद करूंगा, वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2। दैट विल बी i j k क्या, b1 का कोएफिशिएंट देखिएगा, b1 मेरा कहां है, ये मेरा b1 है, 1 माइनस 3 2 आ गया, 1 माइनस 3 2 आ गया। उसके बाद मैं यहां से b2 लूंगा, b2 मेरा कौन है, ये है 2 3 1 आ गया, 2 3 1 आ गया। अब इसको अगर मैं निकाला तो i क्या, इसको इधर से माइनस 3 माइनस 6 क्या, माइनस 9, फिर माइनस j क्या, माइनस j को इधर कर लिया तो 1 माइनस 4 क्या देगा, माइनस 3 प्लस k कैप अगर मैं ले लिया इधर से कैंसिल तो 3 माइनस 6 माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 k कैप। इसको मैं अच्छे से अरेंज कर लिया तो माइनस 9 आई क्या माइनस माइनस प्लस 3j क्या प्लस 9 k कैप। ये मेरा क्या हो गया, दोनों का क्रॉस हो गया। अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ध्यान से इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2 बराबर क्या होगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 81 इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा 1 9 10 की 11 का 1 बाकी 1 9 9 9 9 8 17, ये मेरा आ जाएगा। और आपका यहां से कितना आ जाएगा, ये 3 इन रूट अंदर 19 आ जाएगा। अगर आप लोगों ने यहां तक कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया ना, मेरा जो फाइनल टारगेट है क्या है कि मैं वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालूंगा। वेक्टर a2 माइनस a1 निकालूंगा तो ये अगर मेरा वेक्टर a2 मेरा ये है, a1 ये है, a2 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 में से 1 गया तो 3 आई क्या, और यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3 से क्या, और फिर आपका a2 माइनस a1 इसी को ना कराएं, ध्यान से देखेंगे a2 माइनस a1 तो इसमें से इसको घटाएंगे, और फिर 6 में से 3 गया तो 3 के क्या। अब इसके बाद अगर ये चीज आप लोगों ने लिखा तो अब यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या है, डिस्टेंस के लिए डॉट निकालना भी जरूरी था हम लोगों के लिए। किसका, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 एंड वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो मैं सबसे पहले अब क्या करता हूं, ये जो मैंने वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकाला, सो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अगर मैं b1 क्रॉस वेक्टर b1 का निकालूं इसका क्रॉस तो कितना आ गया, माइनस 9 आई क्या प्लस 3j क्या प्लस 9k क्या।
डॉट वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन निकालूंगा तो 3i क्या प्लस 3j क्या प्लस 3k क्या। अगर मैं इसका डॉट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा -27 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 दैट विल बी टोटली कितना आ जाएगा 9। अगर हम लोगों ने यहां से 9 निकाल लिया सो अगर मैं डिस्टेंस की फॉर्मूला की बात करूं तो d बराबर क्या होता है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख लीजिएगा यहां पर वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 डॉट वेक्टर a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2। अगर आप लोगों ने यहां तक सीख लिया तो इसकी बात तो है ही कुछ नहीं, इज इक्वल टू इसका डॉट मैंने निकाला कितना आया 9 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड निकाला कितना आया 3 अंडर रूट 19 दैट विल बी फाइनली कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 19 अपॉन 19। ये जो मेरा आ गया दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है आपको फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपका जो होता है हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करते हैं 3 अपॉन रूट अंडर 39। हाँ तो वही हुआ। चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दिया। अब यहां से देखिए बुक में आपका ये 3c12 कैंसिल करके लिख दिया, मैं इसको पर्सनलाइज कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूं आपका इंटीग्रेशन हो या किसी भी एक्सरसाइज में ऐसा मत सोचना कि एक दो स्टेप अगर ऊपर नीचे हो तो इसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगी। क्योंकि देखिए अब जैसे कि मान लीजिए इससे पहले क्वेश्चन के आंसर हम देखिए वो रेशनलाइज कर दिया, इसमें क्या किया रेशनलाइज नहीं करके उसी तरह से छोड़ दिया। तो कोई जरूरी नहीं है, ये सब छोटी छोटी चीजों पे आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन मत लीजिएगा। ठीक चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया इस पॉइंट का भी इस क्वेश्चन का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अगर हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया तो अब हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी जरा देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन करता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। ये जो आपका इक्वेशन है ना 17 नंबर थोड़ा सा मजेदार टाइप कर दिया बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि वो अटपटांग बातें सोचे, उसके दिमाग में कुछ फिजूल बात आए। 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले क्या करता हूं पहले फर्स्ट इक्वेशन का मीनिंग बताना पसंद करता हूं, फिर इसके बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक देखिए तो मैंने जो पहला इक्वेशन लिखे इससे बहुत सारा चीज पता चलता है। वैसे तो ये इक्वेशन दे दिया डायरेक्ट लगता है कोई वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर ये कहने को 1 माइनस टी 3 माइनस 2 टी ये तो रियल है। लेकिन मैं अगर वेक्टर की बात करूं अगर मैं इसमें थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा तो ये कुछ मीनिंग भी अलग मिलेगी। कैसे तो मैं बता रहा हूं। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए लिख दूं 1 आई कैप माइनस टी जे कैप सॉरी माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप, और सारे आई वाले को एक जगह और जे वाले को एक जगह आई वाले चलिए ये मेरा सॉरी आई वाले तो एक ही ना है, ये आई वाले ये आपका जे वाले और ये आपका के वाले जिसमें टी नहीं हो उसको मैंने एक जगह पर रख लिया। सॉरी इसको नहीं ये यहां से कर सकता हूं 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और रिमेन्स जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसमें से मैं क्या करता हूं टी को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं यहां से प्लस माइनस अगर मैं टी को कॉमन ले लिया तो आपका क्या आएगा -1 आई कैप, फिर यहां पे क्या बचेगा +1 जे कैप, अगर मैं यहां से कॉमन लिया तो -2 के कैप। अगर मैं इस इक्वेशन को इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है देखिए ना कि इट इज ए लाइन व्हिच पास थ्रू 1 -2 and 3 and parallel to that line having direction ratio is -1 1 -2। तो देखिए ये जो इक्वेशन बस इसीलिए थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज करता है कि ये जो इक्वेशन है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ा सा क्या किया अलग लिख दिया, तो अब मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया। अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी और दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा कुछ कोई सी मैटर दिया हुआ नहीं है। देखिए सेकंड नंबर में क्या हुआ कि वेक्टर आर बराबर x प्लस 1 आई कैप, दूसरा है 2x माइनस 1 जे कैप प्लस तीसरा है माइनस 2x प्लस 1 के कैप। अगर मैं इसको अरेंज कर लूं तो यहां से 1 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 1 के कैप एक ही बार में थोड़ा कर लेता हूं, आप लोग अपन तुर्की कर लेंगे माइनस जे कैप और माइनस के कैप
फिर मैं अगर एस वाले की तरफ चलूंगा तो एस आई कैप, एस आई जो होगा यहाँ से अगर मैं एस को मान लिया तो 1 आई कैप का आने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर मैं एस को मान लिया तो 2 जे कैप का आने में कॉमन है। इसमें से अगर मैं एस को मान लिया तो -2 के कैप कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया तो क्वेश्चन से मेरी मीन्स बचा ही नहीं। अब देखिए यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर a1 प्लस ये मेरा क्या है t टाइम्स वेक्टर b1, और ये मेरा क्या होगा वेक्टर a2 प्लस s टाइम्स वेक्टर b2। अब यहाँ पे लैम्डा था, यहाँ पे म्यू था, यहाँ पे t और s दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ती, वो तो आपका कांस्टेंट है। सो यहाँ से मैं बोल दिया कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ निकालूं कि वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालना है तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अगर मैं निकाला तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के कैप, और यहां से अगर आपने ये आई जे के कैप ले लिया और आपने क्या किया, कहां गया आपका ये आई जे कैप ले लिया और आपका सबसे पहले v1 आता तो v1 बराबर मेरा कितना है -1 1 -2 -1 1 -2, और आपने v2 लिया तो v2 का 1 2 -2 तो 1 2 -2। अब इसका अगर मैं डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो दोनों कैंसिल हो गए तो -2 और +4 कितना आ जाएगा 2 आई कैप। आप लोगों ने देखा किस तरह से क्या। फिर अगर मैं जे लिया, जे वाला को कॉमन कर लिया तो माइनस माइनस +2 और फिर +2 4 -4 जे कैप हो गया प्लस के कैप क्या करता हूं चलो तो -2 और -1 क्या होगा -3 के कैप। मैंने जे वाला बता दिया +2 और माइनस, अच्छा जे वाला का क्या था सॉरी +2 और माइनस, ठीक है ना माइनस बट माइनस, तो ये आपका +2 और ये -4 की क्या। तो हमने हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 को निकाल लिया। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहाँ से मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 विल बी √4 + 16 + 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा √29। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होनी चाहिए, चलिए ऊपर वाला मैं थोड़ा सा पार्ट मिटा ले तो ज्यादा नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि जो चीज यूज है उसको तो मुझे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट जो मेरा है यहां से अगर जगह बचती है, यहां आप लोग को दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है तो मैं ऊपर ले लेता हूं। वेक्टर a2 - a1 निकालना पसंद करूंगा। अगर मैं वेक्टर a2 की बात करूंगा तो ये मेरा a2 है, ये मेरा a1 है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 1 में से बन गया 0 आई कैप प्लस ये मेरा क्या है अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 1 जे कैप, फिर इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा -4 के कैप। सो अगर मैं यहां से निकाला वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 - वेक्टर a1 इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों का डॉट निकालूंगा तो इस दोनों का डॉट क्या आएगा 2 में से 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग लिख लेंगे पहले 0 प्लस 1 को अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर -4 को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया तो +2 दैट विल बी 8। ये इसका डॉट प्रोडक्ट का आगे रिजल्ट। अगर आप लोगों ने यहां तक कर लिया तो मैं क्या करता हूं, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, सारा जितना भी जरूरी का सामान था मैंने क्या निकाल लिया। अगर आप लोगों ने यहां तक कर लिया तो मैं जानता हूं क्या सिंस डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी, यहां से दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा d इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और उसके बाद जो मैं ये आई जे कैप आ गया, इसके बाद जो मेरा टारगेट है क्या है यहाँ पे सॉरी क्या लिखा दिया डिटरमिनेंट d बराबर में क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, मेरा कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला याद आ गया, और ये डॉट वेक्टर a2 - वेक्टर a1 डिवाइडेड बाय इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का। अब क्या है कि इस चीज को मैं अगर इस चीज ये दोनों जो है आपका b1 + b2 और b1 + b2 का मैग्नीट्यूड, ऊपर वाला का वैल्यू मेरा कितना आया था 8 और डिवाइडेड बाय नीचे वाला का वैल्यू कितना आया था मेरा √29। तो ये जो मेरा आ गया 8/√29, यही मेरा क्या गया दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन फाइंड कर लिया। तो यही प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर है आप लोगों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का। चलिए, तो आप लोगों ने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया कंप्लीट रूप से कि हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी, ध्यान से देखेंगे, लाइन की यूनिकनेस के बारे में मैंने रूप से हम लोगों ने यहां पे कुछ नहीं स्टडी किया। मैंने आपको इक्वेशन का मीनिंग बताया, उसके बाद सारे सिलेबस जितने भी मैंने था उसका फिर से
टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया। और आपको सबसे बड़ी बात देखिए, कोऑर्डिनेट में क्या होती है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अगर आप उसके फिगर को समझ लोगे ना कहां से क्या होता तो बहुत इंटरेस्ट आएगी। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को फिगर से क्वेश्चन लेकर के नहीं बनाया, यही वजह है क्योंकि फिगर से में क्या होता है कि थोड़ा लेंथी बनता है, प्रोसीजर वो मांगता है। फिगर बनाने का मतलब ये हो जाता है कि आप प्रोसेस लेकर चले, और प्रोसेस लेकर चलने का मतलब होता है कि कंप्लीटली रूप से आप उस क्वेश्चन को जो बना रहे हैं ना, किस मेथड से बना रहे हो, प्रूफ करने के मेथड से, जिस तरह से प्रूफ किया जाता है, और इस पॉइंट को आपको वहां पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो काफी लेंथी बनेगी, जो कि क्लास 12 की मांग नहीं है। क्लास 12 की बस फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करना है, और जहां तक आप उसका कहने का मतलब इंटरप्रिटेशन को समझ पा रहे हो वही आपके लिए बेहतर है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि आप सबसे पहले मैंने जो इक्वेशन बताया उसको प्रूफ करके बताया, उसके प्रूफ को समझने का कोशिश करें। अगर आप उसके प्रूफ को समझते हैं तो बेहतर है, वरना आप क्या करें कि उसके फॉर्मूला का मीनिंग को समझे, क्योंकि केवल फॉर्मूला का मीनिंग समझ के भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में क्या रही कि जो फॉर्मूला है वो क्या रिप्रेजेंट करती, क्या इंगित करती, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है। चलिए तो फिर मैं आप लोगों के साथ अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा प्लेन के बारे में। प्लेन क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था अभी पिछले वीडियो में, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया किसी भी चीज का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट क्या होता है कि केवल यही चीज सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे थे कि यार इक्वेशन क्या होती है, इसका इक्वेशन ये, पैराबोला का इक्वेशन ये, एलिप्स का इक्वेशन क्या चीज है। फिर हम देखते हैं कि इंडिविजुअली सबका एक इक्वेशन देता है, वास्तव में वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, उस चीज को अगर समझोगे ना तो मैथमेटिक्स में काफी मतलब क्या बहुत इंजॉय आएगा बनाने में, खासकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप फाइंड करते हैं तो 2-2, 3-3 मेथड से आप बना सकते हो इस क्वेश्चंस को। लेकिन मैं आप लोग को बस सिंपली क्या क्या आपके सिलेबस पर फोकस किया कि जो आपका सिलेबस में जिस मेथड का वहां पे रिक्वायर था उन मेथड का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्लेन के बारे में, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन का, फिर मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा उसके एक्सरसाइज, उसके एग्जांपल्स के क्वेश्चंस में, ठीक। फिर शायद उसके बाद एक आपका मिसलेनियस का एक्सरसाइज है, फिर आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, ठीक। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मैंने अपना क्या कहता हूं कि मेरे जब चैनल में जाओगे तो उसमें आपको मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप व्हाट्सएप नंबर से भी आप हमसे क्वेश्चन अरेंज कर सकते हो, ठीक। और मेरे जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, सारे मेंबर्स आप लोगों को कोशिश करेंगे कि उसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। थैंक्स।